तो वहां हमने जाकर के पहले नशा मुक्त की बात की। और जहां कलाई खुली है, कलाई जो ठेका बोलते हैं या जो शराब की दुकान जो अपनी अपनी भाषा में जो बोलते हैं, जहां खुली है वहां उसके सामने अगर आप चाय की दुकान या दूध की दुकान खोल दो तो वहां कोई नहीं जाता है। दूध की दुकान पर नहीं जाएगा, शराब की दुकान पर भीड़ लगी रहती है, और ये देखने को मिला है। शराब अधिकतर व्यक्ति शाम की टाइम पीता है। शाम के समय व्यक्ति शराब पीता है। और मेरा मानना है कि गांव में मंदिर होते हैं। पहले व्यक्ति एक अथाई होती थी, नीम का पेड़ होता था, चबूतरा होता था, वहां सारे लोग बैठ जाते थे। अगर ठंड सर्दी का समय होता था तो आगी जला करके, जिसको हम कोड़ा बोलते थे गांव की भाषा में, एक आगी जला करके सारे बुजुर्ग लोग और बच्चे बैठ जाते थे। उनको रामायण का पाठ करने के लिए नए बच्चे जो पढ़ते थे उनको 1 रुपया या कुछ ऐसा दिया जाता था। आज कौन बच्चा रामायण का पाठ सुनाएगा, और सारे बुजुर्ग लोग सुनते थे और वो रामायण सुनाता था। अब ना वो अथाई रही, ना वो पेड़ रहे, ना वो गांव रहा। अब क्या है, अब शाम को शराब की ठेका पे जाना शुरू कर दिया है। तो क्यों ना हम गांव की स्थिति को बदलें। गांव में हम एक जब आदर्श गांव बनाने की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं शुरुआत करना पड़ेगी। गांव में हमें एक जगह, अब अगर अथाई और ऐसे नहीं है तो आप मंदिर पे बैठे, मंदिर पे कोई सत्संग का कार्यक्रम करें। उस समय को हमें निकालना है। वो शाम का जो समय है शराब पीने का, उस समय को जो भी शराब पीते हैं उन व्यक्तियों को विशेष कर बुला करके ये नहीं कहना है कि आपको किस कारण बुलाया जा रहा है कि आप शराब पीते हैं इसलिए नहीं। उनको विशेष बुलाया जाए, विशेष आमंत्रित किया जाए, उनको विशेष सम्मान दिया जाए, गांव में बिठाला जाए, और उनके द्वारा उनको उस समय तक, चाहे रामायण का पाठ है चाहे कुछ भी, पकड़ा दिया जाए कि आपको ये काम, इस हनुमान चालीसा पढ़ना है, इस सुंदरकांड पढ़ना है। और जब वो ऐसा करेगा तो उसका समय, वहां जो शराब पीने का समय था, वहां जाने का समय था, वो निकल जाएगा और वो जाके घर में भोजन करके सो जाएगा। जब कई दिनों तक अगर ऐसा सत्संग चलेगा और उसको विशेष कोई जिम्मेवारी दी जाए, उन व्यक्तियों को विशेष जिम्मेदारी दी जाए कि वो फ्री ना रहे। निश्चित है, मेरा मानना है कि जब उनका दिमाग ध्यान इधर भटक जाएगा, उधर से भटक जाएगा, इधर आ जाएगा, तो वो शराब नहीं पिएगा। ये सत्संग का बहुत बड़ा असर है। क्योंकि अगर हम ना पीने वाले, अभी हमारे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी ने बोला था और कई हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि कई लोगों ने कहा आइए ले लीजिए, थोड़ी सी ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लेता हूँ। कल भी हमारे किसी भाई ने बताया था कि नहीं, मैं नहीं लेता हूँ। तो ये, हाँ, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी और कई व्यक्तियों ने बताया था। परंतु कई ऐसे भी होते हैं जहाँ बड़े लोग होते हैं, या कहीं स्वार्थ होता है, या कहीं उनके अधीनस्थ लोग होते हैं, तो उनके उसमें उनका अरे पी लीजिए एक दफे में, क्या दिक्कत है, थोड़ी इसमें क्या दिक्कत है। ये संगति का असर है। तो जब हमें संगति से बचना है और हमें शराब की जगह अगर हमें पार्टी करना है, लोग कहते हैं ना कि चलिए आज पार्टी हो जाए, तो पार्टी क्या हो जाए, उन्होंने कहा चलिए आज शराब हो जाए, मांस हो जाए, ये हो जाए। नहीं, पार्टी अगर आपको करना है तो आप करिए, दूध की पार्टी करिए। आप गाय का, शुद्ध देसी गाय का दूध लाइए, उसमें काजू डालिए, किशमिश डालिए, बादाम डालिए, मखाने डालिए, बढ़िया दूध फर्स्ट क्लास के बनाइए। आप दूध बनाइए, आप शुद्ध जो है देसी घी के आप दाल बाटी बनाइए, आप चूरमा के लड्डू बनाइए, आप और भरता बनाइए, आप बढ़िया फर्स्ट क्लास पार्टी करिए। उसको खाकर देखिए, उसका नशा आप खाने के बाद तुरंत सो जाएंगे। ये है वो नशा, और ये ओरिजिनल नशा है, और ये होना भी चाहिए। ये नशा अनाज में से ज्यादा नशा किसी चीज में नहीं होता है। लेकिन आप करके तो देखिए। बस इतना है कि हम सबको इस ओर मुड़ना पड़ेगा, ध्यान इस ओर करना पड़ेगा। अब करेगा कौन? चक्कर ये है ना कि भाई जैसे हमें क्या लेना देना है। अब कोई पी रहा है, पड़ोसी का बच्चा है पी रहा है, वो मरेगा, अपन को क्या लेना देना। अगर जब तक ये लोग सब सोचते रहेंगे तो समाज में परिवर्तन नहीं आ पाएगा। हमारा कर्तव्य है, अगर हम जागरूक हैं, अगर ईश्वर ने हमें इतनी क्षमता दी है, इतना ज्ञान दिया है, और आज हम योगाहार कार्यक्रम जो चला रहे हैं, योगाहार कार्यक्रम क्यों चला रहे हैं? स्वैच्छिक रूप से चला है पूरा कार्यक्रम, जरूरी नहीं है। इससे जो है समाज में मैसेज जा रहा है। कई किसानों की, हजारों किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया है। ये योगाहार सुन करके कई हमारे जैसे, चाहे भगवान दास जी कुशवाहा जी हों, चाहे अन्य लोग, चाहे वो हमारे डॉक्टर राजेश जी हों, या कोई भी वेद आए हैं, संतोष साहू जी आए हैं, कई वेद आए हैं जिन्होंने कई लोगों की दवाई बताई है, प्राकृतिक जैविक खेती करने के जो है तरीके बताए हैं। अब लोग, हमारे किसान भाई प्राकृतिक जैविक खेती करने लगे हैं। अनाज कहाँ से लेना है, कौन सा अनाज लेना है, कैसा भोजन करना है, कब हमें उठना है, कब सोना है, कब बैठना है,
ये सारी चीजें हमारे व्यवहार कार्यक्रम में बताई गई। साथ ही सनातन धर्म की बात बताई गई। हमें व्यापार से कैसे जुड़ना है, इस विषय पर भी चिंतन किया गया, मनन किया गया। हमारी युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, हमें परिवार में किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की। ये किसका काम है, ये हम सब ने सोचा। ये समाज कल्याण की बात जो करता है व्यक्ति, उसका निश्चित उत्थान होता है। साथियों, हम किसान हैं, हमने देखा है एक बीज अगर हमने गेहूं का जमीन में डाल दिया, धरती माता को दिया, तो वो धरती माता उसका 100 गुना हमें वापस करती है। धरती माता कभी नहीं लेती है कुछ भी। जब एक दाने का हम 100 दाना वापस लेते हैं, प्रकृति का नियम है। आप आवाज जोर से लगाइए, उससे आवाज वापस आती है। इसी प्रकार से आपके कर्म जो आप कर रहे हैं वो कई गुना होकर के वापस आपको मिलेंगे। जो आप व्यवहार दूसरों के साथ कर रहे हैं वो व्यवहार कई गुना आपको वापस मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि ये व्यवहार मेरे द्वारा ही आपको मिले, आपने हमें दिया, हम नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको 100 गुना वापस आएंगे। यह नियम है। आप अच्छा कार्य करेंगे, आपको अच्छे व्यवहार आपको मिलेंगे। आप अच्छा व्यवहार बर्ताव करेंगे दूसरों के साथ, आपके साथ सारे लोग अच्छा बर्ताव करेंगे। आप समाज में अच्छी बात करेंगे, आपको समाज से अच्छी बात आएगी। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके साथ गलत होगा। यह प्रकृति का नियम है। तो मेरा निवेदन है, आप सांस ले रहे हैं, ये सांस कहां से आ रही है, ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है, इस पर विचार किया हमने? आपने नहीं। आप करिए विचार। आप 1 रुपए किसी का ले लेते हैं, वो शाम को कहता है भाई हमारा पैसा वापस करो। आपने अगर 1 किलो अनाज भी किसी से लिया, उसका हमें अनाज देना पड़ता है। हमने कोई वस्तु उधार ली, उसको देना पड़ती है। लेकिन आप जो सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसके बदले आपने क्या दिया है? हमारा प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि आप जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसके बदले हमें पेड़ लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक नीम का पेड़, एक पीपल का पेड़ और एक बरगद का पेड़, तुलसी का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ये 3-4 पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आपको धरती माता को ये देना ही पड़ेगा। क्योंकि जो ले रहे हैं वो आप अपना इंतजाम करें। दूसरा, आप जो जल ले रहे हैं, जल जो बरसात में जल बहता जाता है, जहां भी आपका खेत हो, खेत ना हो, खुली जगह हो, पहाड़ हो, कहीं भी आप में इतना सामर्थ्य है कि आप 1000, 2000, 10,000, 5,000, जो भी आपकी सामर्थ्य है उतना पैसा खर्च करके आप कंट्रोल ट्रेंच बनवा दें। वहां पानी रोकने की क्षमता, पानी जब बहेगा तो वहां पानी रुक रुक के जाएगा, वो जमीन में चला जाएगा। कहीं भी आप गड्ढे करवा के उसमें पत्थर डलवा दें, मिट्टी डलवा दें, ताकि वो पानी बह करके उस जमीन के अंदर जाए। आपने अपना इंतजाम, आप रोज 50 लीटर पानी खर्च करते हैं, 1 महीने में कितना पानी खर्च करते हैं? आप लगा लीजिए 1,500 लीटर पानी खर्च करते हैं। और इसके बाद फिर आप 1 वर्ष में कितना पानी खर्च करते हैं, उसका अंदाज लगाइए कितना लीटर। वो पानी, इतना लीटर पानी आपको जमीन में देने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप ऋणी हैं। आप ऋणी हैं इस धरती माता के। और कहते हैं कि हमें जब ऋणी रह के, अगर हम ऋणी होकर के कहीं कोई जाते हैं तो हमारा मन जो है व्यथित रहता है। आपसे निवेदन है, आपको पेड़ लगाना, आपको इतना पानी आप गुणा कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है कि आप प्रतिदिन 50 लीटर पानी खर्च करते हैं तो 1 माह में कितना करते हैं, 1 साल में कितना करते हैं। साल में 1 बार बरसात होती है, बरसात का पानी 1 बार आता है, उतने 1000 लीटर पानी आपको जमीन में वापस देना है। वो कैसे देंगे आप? जमीन में जहां पानी बह रहा है, खेत से बह रहा है, वहां गड्ढा खोद दें, गड्ढे के अंदर जो है आप पत्थर डाल दें, आप ईंट के गुम्मे डाल दें, जो भी आपके पास संभव है वो डाल दें, और डाल करके मिट्टी को ढक दें। थोड़ा सा नीची जगह हो जहां पानी उससे बहे, और वो पानी अंदर उससे चला जाएगा। बस इतना सा काम है। कोई आपने वो पानी अपना कर दिया, पानी कर दिया, आपने हवा ऑक्सीजन के लिए तैयारी कर दी। आप प्रकाश भी लेते हैं, आप जो प्रकाश लेते हैं सूर्य भगवान का, आप रोज सूर्य नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं, परंतु हम अपने भाव से इस समाज को अच्छी बातें बता सकते हैं, अच्छी कर्म कर सकते हैं। और इस राष्ट्र को क्या जरूरत है आज, राष्ट्र कैसे बचेगा, इस विषय पर भी हम सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं। हम पत्रिका के माध्यम से या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, हम समाज में अपनी बात रख सकते हैं। यह हमें अवश्य करना चाहिए। जहां भी मौका मिले अन्याय, गलत का विरोध करें और न्याय का साथ दें। हमारे हैंड रीच हो रहे हैं आदरणीय कल्लू कुशवाहा जी और आदरणीय शरद वर्मा जी,
निश्चित है। और मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले 1 मिनट का और समय लूंगा। आदरणीय शरद वर्मा जी, प्रभु के द्वार परम पूज्य स्वामी जी ने एक भजन सुनाया था, जीवन पथ पर चलते चलते आ पहुंचे प्रभु के द्वार। हो गया आकार खड़ा में, हो गया आकर खड़ा में द्वार पर भगवन तेरे, दिव्य अभिनय ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। कामना मेरी यही है दूसरों के काम आऊं, चिर अमा की रात में भी ज्योति जीवन की जलाऊं। मानवी कर्तव्य पथ में हो चरण गतिमान मेरे, दिव्य अभिनय ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। दान भी प्रवृत्तियों से अंत तक लड़ता रहूं मैं, दानवी प्रवृत्तियों से अंत तक लड़ता रहूं मैं। मानवी सद्भावना की मूर्ति नवगढ़ता रहूं मैं। तप त्याग निष्ठा सृजन के गीत नित गाता रहूं मैं। ज्ञान गंगा में नहाकर जी उठे नौ गान मेरे, ज्ञान गंगा में नहाकर जी उठे नौ ज्ञान मेरे। दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। देख कर अन्याय जग का मौन हो वाणी न मेरी, देख कर अन्याय जग का मौन हो वाणी न मेरी। आत्मबल टूटे न मेरा रात हो चाहे अंधेरी। धन्य है ध्रुव की लगन जो छोड़ वैभव का झमेला, धन्य है ध्रुव की लगन जो छोड़ वैभव का झमेला। ज्योति अंतर में जलाकर चल पड़ा पथ पर अकेला। विश्व रूठे पर न रूठे, विश्व रूठे पर न रूठे, हृदय में भगवान मेरे। दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। सभी को प्रणाम। ओम जी। आदरणीय रंजना जी, आप जो है आमंत्रित कर लें। आदरणीय कल्लू कुशवाहा जी ने हैंड रेज किया है, अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय कल्लू कुशवाहा जी, मुझे कोई सुझाव हो। कल्लू कुशवाहा जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ हाँ भाई साहब, आ रही है। रंजना जी, चाचा जी आदरणीय शरद वर्मा जी, जी कुछ बोलना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है, कुछ कल्लू बोलना चाहते हैं कुशवाहा आप? ओम ओम आप सभी को ओम। जी जी जा रही है तो सादर आमंत्रित। सादर प्रणाम आप सभी को। अब बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। ओम। जी कल्लू जी, सारा ठीक, समय बढ़िया। नहीं दे ओम। पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सभी से। चलो कोई बात नहीं, जब जुड़ते हो जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहा करो। ठीक है। हाँ हाँ ओम। ठीक है चाचा। जी आदित्य जी, है कि आप आमंत्रित हैं की और आप मैं जगह चेंज करिए। आप आवाज आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, जगह चेंज करेंगे। हाँ जी जी आदरणीय। हाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है और मेरी आवाज आ रही हो तो शरद वर्मा सर तक मैं पहुंचता हूं और आपसे निवेदन है आज की इस वार्ता में आप अपनी बात अपने अनुभव साझा कीजिए। इस वार्ता को आज हमारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने आज सदन में रखा है और अंतिम शब्दों के रूप में उन्होंने जो गीत रखा है उसको मुझे लगता है पूरा योगाहार का एक संदेश उसमें समाया हुआ है। जी आदरणीय शरद वर्मा सर जी। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि जी को बहुत बहुत प्रणाम। आज जो शराब के विषय में 3-4 दिन से चर्चाएं चल रही थी और
मैं तो चाहता हूं कि हाँ, इस मंच के द्वारा वैज्ञानिकों को, पतंजलि के साइंटिस्टों को आह्वान करते हैं कि ऐसा टॉनिक बनाए वो कि शराब को वो ऐसे ही छोड़ दे यार। शराब को छोड़ना बहुत आसान है। बड़ी बड़ी दवाएं बन गई हैं, बड़े बड़े वैद्य हैं। ऐसी कोई चीज बनाए कि उससे भी ज्यादा नशा आ जाए लोगों। ऐसी चीजों को बताए मंच पे कि उससे ज्यादा उस नशे में वो अपने आप को पाए। किसी कवि ने कहा है, ऐसे नशे के लिए मस्जिद मंदिर वैद कराती, प्रेम कराती मधुशाला। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं शराब के, और इतने सारे आयामों की चर्चा हुई। एक इतनी बड़ी समस्या है समाज की, उस विषय पे चर्चा हुई। इस सदन की यही खूबसूरती है। और मेरा इतना था कि बस इस मंच के माध्यम से आह्वान करना कि ऐसी चीजें बनाई जाएं जो आदमी शराब की जगह उसको पीने लगे, उसकी तरफ आदमी आकर्षित हो जाए। आज आदमी को थोड़ा सा भी जोश कम आता है तो चाय पीने लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्वामी जी ने चाय छुड़वा दी। ये ताकत होती है, जब चाय छुड़वा सकते हैं तो शराब क्यों नहीं छुड़वा सकते? छूट सकती है शराब भी। तो ये मन से मेरा कहना था कि वैज्ञानिकों से अनुरोध कि ऐसी कुछ चीजें बनाएं जिससे पूरा विश्व इस शराब से छुटकारा पा सके। ऐसे जड़ी बूटियों का टॉनिक हो जिस पे लिखा हो कि शराब की जगह एक बार आप इसको पी के देखें। अगर आदमी उसको पी ले तो वो उसको याद नहीं आनी चाहिए शराब की। ऐसे अपने वैज्ञानिकों से आह्वान है और बड़े वैद्यों से भी आह्वान है कि ऐसी चीजें बनाएं। शराब के विषय में 3 दिन से मंथन चल रहा है और इसका जरूर कुछ ना कुछ अंश जरूर निकलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। जी ओम। जी आदरणीय धन्यवाद। आपने इस पहलू को और मजबूती दी कि इससे हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, शराब को कैसे भुलाया जा सकता है। हालाँकि ये भी चर्चा का विषय है और और चर्चा से ज़्यादा ये हमारे प्रयोग का विषय है, समाज में और व्यक्तिगत रूप से। जैसे आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा है, और इसी क्रम में आदरणीय एमएल गौर साहब का हैंड रेज़ है, आप सादर आमंत्रित हैं और आपकी बात मिथिलेश जी आदरणीय। सदन को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। विगत 4-5 दिन से जो शराबबंदी के ऊपर से, नशा मुक्ति के ऊपर से जो चर्चा चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इससे पहले आज बहन जिन्होंने कल भी जो कराया था, तो जिसमें आदरणीय पवन सर ने जो बोला कि हम अपने योगागार के माध्यम से, कल्चर से, लैंग्वेज से जब हम परिवर्तित होते हैं, और जैसे कल सब बोल रहे थे कि हम लोग अगर अंग्रेजी सीख जाएंगे तो बहुत अच्छी बात हुई है। तो योग भी बहनों ने, दोनों ने बहुत बढ़िया कराने के साथ में आज जो योगाहार में हमारी जो नशा मुक्ति से रिलेटेड जो बात चल रही है, उसमें जो विगत दिनों में हमारे नागपुर से मेरे नाम राशि श्री मोहन जी और श्री संजय जी वर्धा से जुड़े थे, जो कि अल्कोहलिक अनामिक संस्था जो उनकी चला रहे हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान तो है ही। और उसमें एक मेरा प्रश्न उनसे जरूर था, पर मैं नहीं कर पाया दूसरे दिन नहीं जुड़ने के कारण, कि जो उनका कहना है कि मन से जो आदमी जुड़ना चाहे उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं जो संस्था के द्वारा, परंतु जो मन में जिनके है वो नहीं सुधर सकते, उनके लिए कि हमें कैसे प्रयास करना चाहिए वो सदन में चर्चा करेंगे। उसके लिए आज अभी सदानंद वर्मा जी ने जैसा बताया कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और आयुर्वेद आचार्य हमारे बीच में है, तो ऐसी चीज लाएं जिससे कि हम लोग उसको छुड़ा सकें। क्योंकि और आज
कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि उन्होंने बहुआयामी के धनी हो गए हैं वो, और आज उन्होंने सभी विषय को छूते हुए हमें जो आज बात कही है, और वो एक जो बात कही कि जिसके मन में अगर कोई चीज नहीं है या मन में वो ठान ले कि मुझे शराब नहीं पीना है या कुछ नहीं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शराबियों के बीच में भी रहते हैं और फिर भी शराब को नहीं छूते। उसमें मुझे भी ऊपर वाले की शक्ति ऐसी मिली है, प्रेरणा मिली है, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा कि 39 इयर्स में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों के साथ मतलब नौकरी की मैंने, और चूंकि मैं उनकी पार्टी भी मैंने अटेंड किया, परंतु ईश्वर की ऐसी कृपा रही, प्रेरणा रही कि मैं नौकरी करते हुए अछूता निकल गया। और ये मुझे अपने आप में एक गर्व होता है कि मैं कैसे निकल गया। लोग मुझे भी वही कहते हैं कि तुम उनके बीच में रहते हुए और आपने शराब को अपने गले नहीं लगाया। तो मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्मी अफसर्स भी हैं, अभी अभी एक राजन सर रिटायर हुए हैं, वो भी कभी शराब नहीं पिए अपनी लाइफ में, वो मेजर जनरल होकर रिटायर हुए हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तो मुझे यही कहना है कि जब मैं भी गांव जाता हूँ अपने, तो मेरा गांव छोटा सा है, परंतु वहाँ पे आज मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी विकृति आ गई है कि लोग शाम को सही में मंदिर में जाने की बजाय, या कोई जैसे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने आज बताया कि शाम को जब बैठते थे, चौपाल होती थी, वहाँ पे रामायण का पाठ या जो दृष्टांत होते थे, वह सब बंद है। और शाम को जब ये लोग, आज की जो युवा पीढ़ी है, इकट्ठी होती है और उनके मन में एक ही विचार आता है कि हम कहाँ जाएं। कल भी मैं रात को जब उधर अपने गाँव क्षेत्र से इटारसी आ रहा था, तो बीच बीच में जहाँ सरकार ने मदिरालय खोल के रखे हैं, जो दुकान खोल के रखी हैं, उनके दुकानों के आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर में और छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं। छोटी छोटी दुकानों में व्यवस्था क्या है, उनके पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, ग्लास है, ठंडा पानी है, इस टाइप की चीजें जो दी जाती हैं उन्हें, तो और सुविधा बढ़ गई है। तो आजकल मोटरसाइकिल से लोग जाते हैं, वहाँ पे अपना एंजॉय करते हैं, उसको एंजॉय कहना चाहिए उनकी भाषा में, बाकी का वो एंजॉयमेंट नहीं होता है। तो ये सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, ये खुद बढ़ावा दे रही हैं कि एक पहले उन्होंने वहाँ पे शराब पी के और उसको वहीं पे पीने की व्यवस्था बना दी। फिर जो दुकान खुल गई हैं, हम कह रहे हैं आप बेचो, परंतु जो बाकी की दुकानें खुली हैं रोड के ऊपर, आप देखेंगे कि रोड पे जो दुकान खुली और वहाँ इकट्ठा लोग होके ये बात कर रहे हैं। तो अब जो पीने वाले को शर्म बची नहीं है, क्योंकि घर में आके पीने में उसको थोड़ा डर लगता था, कहीं और चार के बीच में पीने में डर लगता था, परंतु आज उसको कुछ नहीं है, कहाँ बैठ के पीना, नहीं पीना, क्या व्यवस्था करना, वो सब रेडीमेड मिल रही है। तो कुछ शासन को भी सोचना पड़ेगा कि हम ये जो ऐसी व्यवस्थाएं हुई हैं, हर मंत्रालय के आधा किलोमीटर के अंदर में अगर 2-4 टफ रखे हुए हैं, दुकान रखी है, व्यवस्थाएं दी हैं, और उनको पीने वालों को, जिसमें सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी को मैंने देखा, कल भी मैंने देखा, जब भी मैं जाता हूँ, साथ में श्रीमती और मेरी सिस्टर थी, उनके मन में बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो लोग कभी कभी निकलते, वो कहते देखिए ये क्या हो रहा है। अपने गांव की अगर मैं चर्चा करते हैं फिर, तो ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी अधिकतर उधर जा रही है, और यहाँ तक कि नशे के कारण विवाद हो रहे हैं, विवाद में होकर आत्महत्याएं भी हो गई हैं और हत्या तक हो गई हैं। ये मेरे गांव के उदाहरण हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, और हमारे इस योगागार के माध्यम से जो एक संदेश देने का और विचार करने का जो हम इस पटल पे बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि जैसे कल हमारे आदरणीय दिनेश चमवाल जी ने बताया था कि ये एक बहुत बड़ा जहर है, जिसमें जैविक खेती से लेके हम जो आज जिसमें हम जहर दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, पेस्टिसाइड दे रहे हैं, उस चीज से ज्यादा बड़ा जहर ये भी है एक मानव के लिए कि, तो इस पे हम जो गंभीर से चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक सुझाव तो यही है कि थोड़ा शासन भी हमारे लिए इसमें सहयोग करे कि इस टाइप की दुकानों की व्यवस्था ना दे। दूसरी, मोटिवेशनल तौर पे जो समय वाली बात आपने कही आदरणीय आज चीफ गेस्ट ने, कि
शाम को अगर उनको, जो आज की युवा पीढ़ी है गाँव में, उनको कुछ ना कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट या ऐसा कोई प्रोग्राम अपन अपने लेवल पे करने का प्रयास करें। और मैंने भी अभी सोच लिया है कि शाम को उनको आधा घंटे अगर इस टाइप का मोटिवेशनल के तौर पे कुछ हम कुछ करें, धार्मिक कार्यक्रम या उनको ऐसे बात कराएं, तो शायद वो थोड़ा बहुत कुछ असर हो सकता है। मैं भी करने का प्रयास करूंगा। जो यही मुझे आज कहना था। ओम, धन्यवाद। जी आदरणीय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं और आपने अपने जीवन की बात भी बताई और किस तरह से सामाजिक व्यवहार तक व्यवहारिकता में ये आगे बढ़ना है, ये बात भी अ, धारण योग्य है, जीवन में उतारने योग्य है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आज के मुख्य अतिथि जी और आपके माध्यम से ये आया कि योगाहार की प्रत्येक सदस्य इसके लिए चैतन्य है और आने वाले समय में क्यों ना जहाँ हम हैं वहाँ योगाहार की शाखा, जैसी हमारी आरएसएस की शाखा कार्य कर रही है, उसी तरह से योगाहार की शाखाएँ चाहे एक व्यक्ति से शुरू हों, ये होनी आवश्यक है। और ये बात और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत जगह इस नशे का, जैसे आप परसों आदरणीय पवन सर कह रहे थे कि नशा एक ही जैसा नहीं, कई तरह के नशे हैं। और मैं देहरादून की बात करूँ तो वहाँ पे इतने तरह के नशे हैं कि हम नए-नए तरह के नशे हम पाएँगे वहाँ पे शहर में। तो इस बात को आगे लेते हुए मैं पहुँचता हूँ आदरणीय मिथिलेश सिंह जी के पास। आप इस चर्चा में अपने विचार साझा कीजिएगा। सादर। जी ओम। प्रणाम सदन के सभी सदस्यों को। 3 दिन से बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो चल रही है, मैं भी इसको सुन रही हूँ। और जैसे कि हमारे आज मुन्नीलाल भाई ने कहा कि हम जब कुछ देने का रखते हैं ना, कि हम कुछ अच्छा करें और एक देने का भाव रखें। जब हम इस विचारधारा पे चलते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। छोटा-छोटा भी हम करके चलते हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी। जैसे कि अभी इन्होंने बोला था कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, सपोज़ करो भाई साहब ने मुझे एक अच्छा ऑप्शन दिया और वो मेरे से उम्मीद करेंगे कि मैंने मिथिलेश सिंह को एक अच्छा ऑप्शन दिया, मुझे उम्मीद रहेगी शायद उनसे। बट कई बार होता ही है ऐसा प्रैक्टिकली कि जिसके लिए हमने अच्छा किया, वहाँ से हमारे पास लौट के नहीं आएगा, बट आपके पास पता नहीं कहाँ से वो लौट के आएगा। और यदि सदन की इजाज़त हो तो मैं एक छोटा-सा अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी। मेरा अपना निजी है। और दूसरा, शराब पे अभी जैसे चर्चा चल रही है, वो भी मैंने बचपन से देखा है कि कोई भी चीज़ यदि बनी है, तो वो अच्छी भी है और बुरी भी है। हम जब छोटे थे, बहुत छोटे-छोटे, तो हमारी माँ थी, हमारा लालन पालन जो है बिल्कुल खेतों वाले घर में हुआ। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी की स्थिति में होता था। तो हमारे घर से थोड़ा आगे चल के एक फौजी रहते थे। मेरी माँ कहती थी, हम 2 बहनें थी, एक मेरे से बड़ी थी। वो किसी को भी बोल देती कि जा तू उस फौजी के घर जा और ये जाके बोलना उन्हें मैंने बोल रखा है कि अंकल एक शराब की बोतल दे दो। और हमारे घर में कोई नहीं पीता था। तो एक दिन जिज्ञासा हुई, मैंने कहा माँ तुम ऐसे क्यों मंगाती हो अंकल से शराब की बोतल? कह रही दवा दारू। और ये फिर जैसे किसी को ठंड लगती थी तो डॉक्टर दूर होते थे हमारे घर से और हम जंगल में रहते थे, घर खेत में ही बना हुआ था हमारा। तो माँ तुरंत गुनगुना पानी करके और उस बोतल को वो ताला बंद करके रखती थी। हमारे घर में पैसे भी ताला बंद करके नहीं रखे जाते थे, तो वो तुरंत उसमें से निकालती थी और पिला देती थी जिसको भी खांसी होती थी। इवन किसी भाई बहन को हुई या घर में गायें जो होती थी वो बीमार होती थी सर्दी में, तो उनको भी माँ वो ही उपचार देती थी और उससे तुरंत आराम भी मिलता था। तो उस दवा को, उस दारू को दवा के रूप में हम इस्तेमाल करते थे। और घर में कोई शराबी नहीं हुआ, ना कोई भाई बहन ससुराल भी ऐसी मिली।
लेकिन हाँ, देखा है मैंने अपने बहुत करीबियों को कि कई बार वो बहुत ज्यादा शराब पीने लग जाते हैं। कारण क्या होता है समझ में नहीं आता। और आज के समाज में तो ये फैशन भी बन गया है। जैसे कि कल भी चर्चा में मैंने सुना कि मेहंदी की रस्म पे भी शराब जो है रखी जाती है। ये इतनी प्रचलन में आ गई, तो इसका जैसे कि शरद भाई ने भी कहा कि जब तक इसका कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन तो बहुत है लेकिन हम उनकी तरफ बढ़ेंगे तभी तो है वो। आजकल के दौर में क्या हो रहा है कि शराब ज्यादा बिकती है और गाय का जो अमृत दूध है, सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी कि जो हमारे आंगन से गाय चली गई ना, देसी गाय, ये इसीलिए ये शराब हमारे घरों में इतनी आ गई है। और अब तो महिलाएं भी बहुत अच्छे से इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं और मेट्रो सिटीज में तो महिलाएं इस चीज को गलत ही नहीं मानती और वो बहुत बिल्कुल पुरुषों की तरह पूरे अपने अधिकार के साथ उस काम को करते हैं और अपने अपने घरों में सबने एक एक बार बनवा रखा है और उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके भी रखते हैं। तो इसका एक तो यदि हम इस लगता नहीं कि ये डगर इतनी कठिन है कि शराब नशा मुक्ति ये सब ठीक है, प्रयास हो रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन ये इतना विस्तार रूप ले चुकी है कि इसके बारे में हम कितनी चर्चा कर लें और कितने भी प्रयास कर लें, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और व्यक्तिगत रूप से ही यदि इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें कि क्यों इतना हो जाता है कि एक अच्छी चीज को उस तरीके से पीना, कहीं भावनात्मक चोट पहुंचती है पहले जब वो उस चीज को लेते हैं और उसको लेते लेते फिर वो उसके इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें यही पता नहीं लगता कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसमें परवरिश भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कहीं कोई भावनाओं को तो कहीं तो ठेस लगती है कि जब आदमी शुरू में उसका सहारा लेता है या तो वो शौक में करता है काम को, कहते हैं ना कि या तो कोई काम शौक में होता है या कोई मजबूरी में होता है। हालांकि ये विषय इतना गंभीर है और इतना विस्तृत है कि इस पे चाहे जितनी भी चर्चा कर लें ये समाप्त नहीं होगी। तो हमें अपने समय सीमा की अवधि में रहते हुए मैं अपना वही कि हमें अच्छा करते रहना चाहिए, अपना छोटे छोटे भी अच्छा करें तो वही करते रहना चाहिए। और मैं अपना अनुभव ये बताऊंगी, यदि समय ज्यादा नहीं लग रहा है तो मैं बताऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, अनुमति होगी सदन की तो ही मैं आगे अपना बताऊंगी, वरना वहीं मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जी। ओम, बताइए आप। आवाज आ रही है जी मेरी? जी आप जी बताइएगा मैम जी। हाँ जी। 2017 की बात है कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ और मेरा खान पान सात्विक और मेरा एक जैसे कहते हैं ना नशा, नशा नशे की उसमें है मुझे कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करके जो सुकून मिलता है ना वो मुझे है पहले से, बहुत पहले से, बचपन से ये लगी हुई है। हमारा घर में बचपन से देखते थे कि मेरे जो दादा थे वो जो हड्डियां जोड़ने का काम होता था ना वो करते थे, निस्वार्थ सेवा होती थी उनकी। बड़ी दूर दूर से लोग आते थे, रात में भी आते थे। तो मेरे दादा बोलते थे रात में कि भाई इतने लोग आए हैं खाना बना दो, चाहे कितनी भी रात हो रही, गैस गैस नहीं होती थी उस टाइम, तो चूल्हा जलाते थे और खाना खिलाते थे जितने भी होते थे। कभी 4 भी होते थे, 5 भी होते थे, 10 भी होते थे, कभी कभी जो दूर से लोग से आते थे, आने जाने के भी तब तक बहुत अच्छे साधन नहीं थे। तो वो हड्डी भी जोड़ते थे और खाना भी खिलाते थे और दूध भी पिलाते थे। और फिर कई कई बार तो जो पशु होते हैं ना, गाय भैंस, वो भी आती थी, हड्डी जोड़ते थे उनकी। तो वो देखा। फिर मेरे पिताजी का भी यही था कि वो भी कहीं से भी कोई आया है गाय भैंस लेके, पहले इसका जैसे दूर दूर से खरीद के लाते थे। तो रात हो गई तो अब जाने का समय नहीं है, तो ढूंढते हुए आते थे। हमारा घर खेत में था भाई, हमें बताया कि वो फला जगह जाओ, वहां तुम्हें रात को लेटने का ठिकाना भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा। तो कभी रात के वजह से भी कभी ऐसा नहीं होता था कि दरवाजा बंद होता था, तो वो होता था, वो सेवा देखी। तो वो है, हम सब भाई बहनों में लग गया वो कि करो जितना हो सके अपने लेवल से।
तो मेरा जब 2017 में कैंसर डिटेक्ट, सबको बहुत, मेरे जानने वालों में सभी ने ये कहा तुम्हें कैंसर कैसे हो गया? हाँ, मैंने कहा भाई हो गया। तो जी अब हम बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन कभी अभाव में मैं अपना जीवन जीती नहीं हूँ। ये कुछ ईश्वरीय कृपा है मुझे कि कोई जैसे बड़ी समस्या आती है तो मेरे को यथा समाधान भी आ जाएगा। तो मेरा मन इधर स्वामी जी की तरफ बहुत ज्यादा है। जैसे मैं टीवी पे सुनती थी स्वामी जी को तो लगता था कि मैं उनके पास चली जाऊं, लेकिन परिस्थितियां जाने को अलाउड नहीं करती थी। तो फिर बेटा बड़ा हो गया था, मैंने अपने बच्चों को बहुत अभाव में पढ़ाया और उन्हें अच्छी एजुकेशन दी। और सच, जब कभी कोई बच्चे को लगता था ऐसा कि मम्मी फला बच्चा मोटरसाइकिल से जा रहा है, बड़े बेटे को बिल्कुल नहीं था, छोटे भगवान ने, तो मम्मी वो बच्चा बाइक से आता है, वो ऐसे ऐसे ना मेरे को बड़ा स्मार्ट लगता है, तो मैं उसको बड़े प्यार से अपने पास लेके बैठती थी और उसको समझाती थी। तो फिर वो बिल्कुल भी कोई भी बात अपनी कहता ही नहीं था कि इस चीज में है। तो उस अभाव में भी एक अच्छी शिक्षा मैंने दिलवाई और कभी बच्चों के अंदर वो भाव नहीं आने दिया कि मेरे पास ये चीज नहीं है और उसके पास वो चीज है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि जिससे हर चीज की पूर्ति होती है। यदि आप पूरा प्यार अपने बच्चे को दे रहे हो ना, उस पर पूरा ध्यान रख रहे हो ना, उसकी एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी पे भी, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपका बच्चा ना कोई गलत चीज अडॉप्ट करेगा और ना वो कहीं भटकेगा। और ये तो मेरा पहला हुआ। फिर दूसरा, मैं अपने उस पे जा रही थी कि जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटे मैं ना स्वामी जी के उधर जाना चाहती हूँ और अपना आयुर्वेद वाला ट्रीटमेंट मैं लेना चाहूंगी। तो वो बोले मम्मी आयुर्वेद में शायद एक हमें सही समाधान ना मिले। मैंने कहा नहीं, मेरा विश्वास उधर ज्यादा है, भाई तुम मुझे लेके चलो। और स्वामी जी आह्वान भी कर रहे थे कि जो भाई बहन अपना सेवा देना चाहें वो पतंजलि में सेवा दें। मैंने कहा मेरे को ये चीज भी बहुत वो कर रही है। तो बच्चे मुझे लेके गए, पतंजलि गए। हमें कुछ भी पता नहीं था वहाँ कैसे होना है, क्या होना है। हमने पहले हॉस्पिटल गए, हम हॉस्पिटल में हमने अपना चेकअप कराया, पूरा बातचीत हुई। तो मेरे से ज्यादा ऑब्जर्व बेटे ने किया बातों को, मैं उतना ध्यान नहीं दे रही थी, वो ज्यादा ध्यान दे रहा था। और पूरी बात सुन करके उसने जो जो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी वो हमने दवाइयाँ ली। और फिर उन्होंने कहा कि आप इसको सर्जरी तो जरूर करा लीजिए, जो आपको सिस्ट बन गया है इसकी आप सर्जरी जरूर कर लीजिए यदि ये इन दवाई से कंट्रोल नहीं हो रही है। और प्राणायाम में करती थी उन दिनों, उन्हीं दिनों जुड़ी थी ठीक से, और जितना समय होता था उतना कर पाती थी। तो जैसे ही फिर हम वहाँ से आए, वो दवाइयों का मैंने सेवन किया, तो वो गांठ मेरी छोटी नहीं हो रही थी, वो बढ़ रही थी। फिर उसने रिसर्च किया ऑनलाइन ही, और उसने कहा मम्मी आप हमारे साथ, अब वो गुड़गांव में रहता था, कि आप यहाँ आ जाओ। वो आकर के मुझे लेके गया वहीं, और फिर वो दिल्ली हॉस्पिटल लेके गया, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है, कैंसर ही इंस्टीट्यूट है वो, सिर्फ और सिर्फ उसमें कैंसर का ही ट्रीटमेंट देते हैं वो। तो उसने मेरे साथ झूठ बोला क्योंकि घर में उतने पैसे नहीं थे। मैंने कहा तुम भाई, ये एक तो मेरा आयुर्वेद में ज्यादा भरोसा है, दूसरा हमें अपने जो हमारे घर की सिचुएशन है हमें उसके अनुसार चलना है। तो उसने मुझे कहा मम्मी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, पैसे नहीं लगते। मैंने कहा अच्छा। और मैंने कहा तुम कह रहे देखो आपने आयुर्वेद देख लिया, वहाँ हमने डॉक्टरों की बात सुनी, वहाँ पूरी श्योरिटी उन्होंने नहीं दी आपके लिए कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आप कोई इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने मम्मी सर्जरी के लिए बोला, सर्जरी के लिए उन्होंने यही कहा कि आप ऐसे उस हॉस्पिटल में जाओ। और फिर दूसरा, यहाँ मेरी जो डॉक्टरों से बात हुई है उन्होंने ये कहा कि आपकी मम्मी 100% ठीक हो जाएंगे। कि ये मुझे 100% कर रहे हैं, वहाँ मम्मी हमें 100% नहीं बोला, इसलिए हम रिस्क नहीं ले पाएंगे अब। तो वहाँ मेरी बात नहीं चली, और मुझे सबने समझाया कि देखो इस समय तुम्हारी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और बड़े बेटे की शादी हो गई थी, छोटे की तब तक नहीं हुई थी, और मेरा मन यही अटका रहता था कि अभी छोटे की शादी नहीं हुई और अभी ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बची है।
तो जी वहाँ हम ट्रीटमेंट के चले गए और उसने बताया भी नहीं कभी कि यहाँ पैसे लगते हैं। वो मुझे बहुत बाद में जाके पता चला था। और जब मेरा सर्जरी भी हो चुकी थी और सर्जरी के बाद मेरा एक ऑपरेशन और बताया था कि जो मेरा ट्रीटमेंट होना था, मेरा कैंसर थोड़ा सा क्या कहूँ हाइब्रिड टाइप मिला कि जो बहुत तेजी से बढ़ता है, वो नॉर्मली सबको होता नहीं। तो उसने कहा जी आपके ट्रीटमेंट के लिए आपको एक सर्जरी हमें और करनी पड़ेगी। वो पोर्ट डालते हैं कि उसी के थ्रू हम मेडिसिन डालेंगे, तब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, जो रिसर्च आपकी आई है। तो वो मेरा उस रोज ऑपरेशन होना था और मैं अंदर एडमिट थी। तो वहाँ ऑपरेशन में भीड़ लग गई। पहले मैं थी, फिर एक और यंग लड़का था सत्यवीर में। जैसे ही वहाँ हम वेटिंग उसमें हॉल में थे, तो वो सत्यवीर के नाम की आवाज़ लगाई, तो वहाँ हमें कंबल ओढ़ के लिटा दिया। तो बहुत देर हो गई, अब मुझे बेचैनी होने लगी। वैसे मुझे कोई दर्द नहीं, चमक नहीं, चीज़ नहीं, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ। और मुझे लगा कि इतनी देर हो गई है लेटे हुए हैं, बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी कोई सत्यवीर को आवाज़ लगा के गया है और वो भी यही मेरी तरह लेटा हुआ है। मैंने आवाज़ लाई, मैंने कहा बेटे सत्यवीर। कि हाँ आंटी बोलिए। मैंने कहा तुम्हें क्या फील हो रहा है? कह रहे आंटी बेचैनी हो रही है, मन कर रहा है कि बात करो। मैंने कहा तो मैं तो बैठ रही हूँ। तो वो लड़का भी सामने बैठ गया और मैं भी बैठ गई, बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते उसने कहा कि आंटी ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और ये एशिया का सबसे कॉस्टली हॉस्पिटल है। मैंने कहा है ये तो मैंने कहा भी साफ सफाई बहुत है और डॉक्टर बहुत अच्छे से बात करते हैं, और मैंने कहा ये तो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो पैसे ही नहीं लगते। कह रहे आपको किसने कहा ये बात? यहाँ ये मैं उसने फिर कहा कि मैं अमेरिका से आया हूँ, मैं अमेरिका जॉब करता हूँ और मुझे भी चेस्ट में जो है कैंसर हो गया है, और मैं इसीलिए अब यहाँ आया हूँ कि यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट है। और मेरी दीदी रहती है दिल्ली में, उन्होंने मुझे बुलाया कि फिर मैं उनके साथ रहूंगा और उनके साथ रहते हुए अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ कि बच्चे मेरे से झूठ बोल रहे हैं, बच्चे इतने बड़े हो गए कि आप मम्मी को झूठ बोल रहे हैं। तो कोई नहीं, फिर ऑपरेशन हो गया। मैं जैसे बाहर आई तो बाहर वेट करते हुए मिले मुझे मेरी पूरी फैमिली। तो जैसे ही मुझे होश आया, मैं आँख खुली, तो मैंने कहा तुमने बहुत बड़ा झूठ बोल रखा मेरे साथ। तो कह रही मम्मी अंदर जाके क्या सच पता लगा के आ गई तुम? मैंने कहा ये तो बहुत कॉस्टली हॉस्पिटल है, तुम कह रहे थे कि यहाँ पैसे नहीं लगते, ये तो चैरिटेबल हॉस्पिटल है। तो बसने लगे। कह रहे कोई बात नहीं मम्मी, आप अपने ठीक होने पे ध्यान दो, आप इन बातों पे मत जाओ कि ये पैसे में लगेगा या क्या होगा, आप पूरा फोकस अपने ठीक होने पे रखो, यदि आपको ठीक होना है। मैंने कहा भाई ठीक तो मुझे होना है। तो फिर होता क्या है कि नेक्स्ट डे हमें फिर बुलाया डॉक्टर ने और हमारी वहाँ मीटिंग हुई। डॉक्टर ने बताया जी आपको ऐसे ऐसे ये हुआ है, और वो हॉस्पिटल होने के साथ साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो कि आपको जो कैंसर हुआ है वो नॉर्मली लोगों को नहीं होता। इस हॉस्पिटल में एक केस आपका है कि ये इस टाइप का आपके, और आपके इस पे रिसर्च होगी कि ये कैसे कैसे हो रहा है और क्यों क्यों हो रहा है। और आपको रिसर्च ने ही अडॉप्ट कर लिया है, और रिसर्च में अडॉप्ट होने का आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि आप यस कहने वाले हैं। और उसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बट आपका जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। अब तब तक जो लग गया वो लगा, अब कोई नहीं लगेगा। और इसका जो ट्रीटमेंट उन्होंने बताया, जितना मैं सुन रही थी कि एक टैबलेट दिखाई उन्होंने कि ये टैबलेट 80,000 रुपए की आती है, और ये आपको हर दिन जैसे वो ट्रीटमेंट में होना था, कीमो जो होनी थी कि उसमें यूज होएगी। तो मेरे एक दिन के ट्रीटमेंट का जो खर्चा आ रहा था वो 1.25 लाख का आ रहा था। कि आज से यदि आप हाँ बोलते हैं तो ये रिसर्च ही आपके खर्चे को उठाएगी। तो और ये हमारी कंपनी भी नहीं है, इंडिया की नहीं है, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो ये काम कर रही है।
तो फिर मेरे को लगा कि ये कहाँ से लौट के आ रहा है मेरे पास, ये चीज़ें मेरे पास लौट के क्या आई है, मैं एक्सपेक्टेड नहीं थी। और यदि मुझे पता होता कि भाई वो हॉस्पिटल पैसे दे के ट्रीटमेंट मिलेगा तो मैं उधर बिल्कुल ना जाती, क्योंकि मुझे पता है अपनी फैमिली की स्थिति और कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो बेटे ने कहा मम्मी देखो, जब हम सही नियत से सही रास्ते पे चलते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। हमें इस ऑप्शन का हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये ऑप्शन हमें मिलेगा, लेकिन ये परमात्मा ने का ही समझो, ये परमात्मा ने ऑप्शन दिया और आपको मिल गया। तो फिर वही बात लगती है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो समस्याएं तो आती हैं जीवन में, दुख सुख तो लगे रहते हैं, लेकिन कई बार अनएक्सपेक्टेड समाधान हमारे सामने आ जाते हैं। और मेरे मन में एक भाव था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। डॉक्टर भी मेरे से बात करते थे कि आपको ये कैसे हुआ, मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे अंदर से ये भाव आ रहा है कि मुझे ठीक होना है और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और मुझे कुछ करना है। फिर तो डॉक्टर कहते थे आपको क्या करना है, मैंने कहा अभी मुझे श्योर नहीं हो पा रहा कि मैं करूंगी, लेकिन मुझे ना कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। मैं शुरू से तो संकल्प ले रखा है कि पहले अपने बच्चों की परवरिश करनी है, अपने उनकी करनी है, और फिर समाज के लिए भी कुछ करना है। और बस फिर मैं योग से जुड़ी रही, उस टाइम पे भी करती रही, कराती रही। और वो जो बहुत ही खराब वाला टाइम जो होता है ना, जब कीमो वाला जो होता है, वो टाइम मेरा इतने अच्छे से बीता कि मैं उस टाइम पे योग करती थी, कराती थी। और मुझे सेमिनार में भी बुलाया जाने लगा, कैंसर पेशेंट जो होते हैं, कि आपने अपने बीमारी पे जो विजय हासिल की और कैसे कैसे की। दिल्ली में हमारी सेमिनार होती थी, अब तो वो बंद हो गई है, क्योंकि 3 साल तक मेरा उसमें रहा। वो हर सेमिनार में मुझे बुलाते थे, वहाँ पेशेंट होते थे और वो मेरे से बुलवाते थे कि आप बताइए कि उस टाइम में आपने क्या क्या किया और कैसे कैसे आप उस स्टेज से बाहर गए, क्या आप खाती थी, कैसे आप रहती थी, कैसे आपका बातचीत का तरीका था। बहुत सारे पेशेंट होते थे। और उन्हीं दिनों में जो ये टर्बन पहनती हूँ, ये मेरे बहुत पहले से भाव थे कि मैं ऐसे अपनी पगड़ी पहनूं, लेकिन परिवार में मना कर दी जाती थी, कुछ परंपराएं कि नहीं महिलाएं ऐसे नहीं पहनती। फिर मेरे को बोल दिया नहीं भाई, जो मन में होता है उसको करने देना चाहिए। ये मेरे बड़े बेटे ने अपने पापा से बात करी कि पापा मम्मी को मना मत करिए, मम्मी का अंदर से भाव है तो करने दो। तो वहां पे जब मैं जाती थी तो एक अलग ही माहौल हो जाता था। एक तो मेरे ये ड्रेसअप का, दूसरा मैं बिल्कुल अपनी जो नीचे जो हमारी वो घाघरे वाली जो ड्रेस होती है वो पहन के जाती थी सर्विस में, मुझे वो अच्छी लगती थी, तो मैं वो ही पहन के जाती थी। और इतना अच्छा मुझे लगता था कि मैं ये कहूँ कि जो मेरा बीमारी का समय और उसके बाद का जो समय, मेरी एक जो नई जीवन का जो स्टार्ट हुआ, सब लोगों के बीच में जाना, बोलना, ये मुझे बीमारी सिखा के गई और ये बीमारी मुझे मेरी दे के गई। और बस आज मैंने बहुत सारा समय लिया सदन का, मैं अपनी वाणी को विराम यही देना चाहूंगी। बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और बस मैं यही कहूंगी कि हमें अच्छा करते रहना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो हमारा पता नहीं कहाँ से लौट के हमारे पास वो जरूर है और आता है। जी धन्यवाद। जी आदरणीय, आपने जीवन अपने जीवन की कथा सुनाई, एक छोटा-सा अंश ही रहा। आप आने वाले समय में भी अपने अनुभव सुनाएँगी, ये आग्रह आपसे है। और मेरे मन में जो भाव है, वो आपके भाव से ये संपर्क करता है कि भाव हो तो जीवन में कोई अभाव नहीं होता और आत्मबल हो तो किसी का विकृत स्वभाव नहीं होता। ये आत्मबल ही है जो आप समाज के लिए कार्य कर रही हैं और अपनी बीमारियों से उभरी हैं। और इसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है, आत्मबल की और भाव की। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय पवन कुमार सर जी के पास पहुँचता हूँ और फिर अन्य लोगों के साथ वार्ता होगी। जी आदरणीय। जी, मैं लेट जुड़ा हुआ था, आप बाकी लोगों का करा लीजिए, मैं अवेलेबल हूँ।
जी धन्यवाद सर। आदरणीय ओंकारनाथ जी का हैंड रेज बहुत पहले हुआ था। मैं आपके पास पहुंचता हूं और साथ में ये बात जोड़ता हूं कि जो आदरणीय मिथिलेश सिंह जी ने बात रखी है और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है, जो अपनी माँ के समय का उन्होंने एक चित्रण दिया है कि जो उस समय की जो मदिरा है उसको असल में वो मेडिसिन ही है, लेकिन हमने उसका विकृत कर दिया है इसका स्वभाव और हम नशे में धुत हो गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय ओंकार नाथ जी के पास पहुँचता हूँ और जी। आदरणीय ओंकार नाथ जी तक संभवतः मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का हाथ रेस था, मैं आप तक पहुँचता हूँ जी। जी ओम, सदन को नमन। और आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो बात कही, उन्होंने योगाहार के संबंध में और योगाहार से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा की। साथ में अभी जो हमारे मिथिलेश बहन जी ने जो अपने जीवन की कहानी बताई और उसमें उन्होंने जो बताया कि उन्हें जो विशेष कैंसर हुआ, तो वो कैंसर कौन सा था और वो रिसर्च में क्या हुआ, मतलब जो परिणाम आए वो क्या थे और उसका कारण क्या था, ये यदि थोड़ा सा बताएं तो लोगों को और समझ बढ़ेगी। जी ओम। जी डॉक्टर से हमने पूछा था कि ये मुझे क्यों हुआ। मैं तो बहुत सात्विक जीवन जीती हूँ और कभी हम मेरे घर में एग भी हम नहीं बनाते और बहुत ध्यान रखती हूँ और मेरा थोड़ा सा भगवान के प्रति भी बहुत विश्वास रहता है। तो सात्विक चीजें जैसे मैं प्याज वगैरह भी नहीं खाती। बच्चे तो खाते हैं जैसे बाहर चले गए, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती और बहुत ही मतलब अपने जीवन को बड़े सकारात्मक नजरिए से भी जीती हूँ। तो डॉक्टरों ने भी यही कहा कि जी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब जैसे मैं अब यहाँ योगा हर प्रोग्राम में जुड़ गई तो इसका मुझे साफ साफ समझ में आ गया है कि ये इसका सारा परिणाम जो हम ये सब्जियां खा रहे हैं बाजार से, पेस्टिसाइड्स की जो सब्जियां हमने खाई हैं, तो शायद ये मुझे इसी से कैंसर हुआ होगा। तो ये तो मुझे अब समझ में आया आपके योगाहार में जुड़ने के बाद। ये डॉक्टरों ने भी नहीं बताया और उन्हें भी समझ नहीं आया कि जी ये तो हमें भी नहीं पता कि क्यों हो गया। उन्होंने भी क्यों बल्कि हस्बैंड ने यही पूछा था डॉक्टर से, सर्जरी वाले डॉक्टर से। एक ही दीवान डॉक्टर हैं राजीव गांधी में, वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, कि जी मेरी वाइफ का आज तक एक दांत भी नहीं निकला। इनकी एज है 2017 में, मैं अब 56 साल की हूँ। तो कि आज तक सारे मेरे 32 के 32 जो दांत होते हैं वो सुरक्षित हैं। कभी और बीमारी हुई तो इतनी बड़ी हुई कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने भी ये कहा था कि जी इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि क्यों हो गया है। और दूसरा जो रिसर्च का मैं बताऊं कि रिसर्च की तो बस वो रिपोर्ट ही देते हैं और रिपोर्ट के बारे में ही बताते हैं। जैसे मेरी सर्जरी हुई, उन्होंने सिस्ट निकाली तो उन्होंने कहा जी ये उसमें जाएगी, रिसर्च में जाएगी, रिसर्च से ही उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी तभी हम उसके बारे में बताएंगे और किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट चलेगा ये रिपोर्ट आने के बाद ही। 21 दिन के बाद ही रिपोर्ट आती है और 21 दिन के बाद ही ये बातें मुझे उन्होंने बताई थी कि आपको, उन्होंने मुझे हार्मोनल कैंसर बताया कि आप हार्मोन्स वाला कैंसर हुआ है। कि ब्रेस्ट कैंसर भी वहाँ ऑन्कोलॉजी में भीड़ हो रहती है उसमें, जब हम जाते थे सॉरी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, आपके जितने भी वहाँ पेशेंट बैठे रहते हैं, तो जैसे मैं बात करती थी सबसे तो सबका डिफरेंट होता था, मतलब ब्रेस्ट कैंसर बट सबका डिफरेंट डिफरेंट, किसी का सेम नहीं होता था। फिर मैंने डॉक्टर से वही बात कही, मैंने कहा जी मैंने कुछ पेशेंट से बात की तो उन्होंने ये बताया। तो उन्होंने भी डॉक्टर ने भी मुझे ये समझाया कि जी आप किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे तो ही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर पेशेंट की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है और आप उनसे बात करेंगे तो फिर आप कंपेयर करेंगे। तो वो जैसे हर व्यक्ति का नाम अलग, उसकी आंख अलग, उसका चेहरा अलग, जबकि मनुष्य है सबके वही 2 हाथ 2 नाक 2 कान हैं, लेकिन सबकी शेप फिर भी डिफरेंट है, कलर अलग है। ठीक ऐसे ही कैंसर भी
इतने ही टाइप का होता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन इसमें सिमिलरिटी नहीं है, सबका डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, ट्रीटमेंट भी सबका डिफरेंट। किसी की कीमो पहले हो रही थी तो सर्जरी बाद में हो रही थी, किसी की सर्जरी पहले हो रही थी तो कीमो बाद में हो रही थी, किसी को रेडिएशन दिया जा रहा था, किसी को नहीं दिया जा रहा था। तो सबका ट्रीटमेंट डिफरेंट था बिल्कुल, सब हर पेशेंट का एक अपना एक अलग एक्सपीरियंस था, ये मैंने वहां देखा। आप जो है जो कैंसर जब डिटेक्ट हुआ उसके कितने दिन पहले से योग कर रही थी? बस जी मैं तभी जुड़ी थी। देखो वैसे तो जो जैसे हम डेली योग करते हैं, ये उस तरीके से मैं नहीं जुड़ी हुई थी। कभी टीवी खोल लिया सुबह के टाइम, क्योंकि महिलाओं के पास काम बहुत होता है, मेरे पास जिम्मेदारी घर की बहुत ज्यादा होती थी, तो वो सब काम मैं अपने हाथ से अपने सारे कार्य करती थी। घर में कोई मेरे हेल्पर नहीं था, कोई झाड़ू पोछे वाली भी नहीं थी। बच्चों को सारा काम, अपने बुजुर्गों का, अपने जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ वो बहुत ही कमजोर स्थिति में और बुजुर्ग थे, उनकी देखभाल करना, तो बहुत सारे काम होते थे कि मैं सच में अपने लिए समय नहीं निकाल पाती थी। और एक एक बारीक बारीक बातों पे अपने बच्चों को खुद पढ़ाना, कोई ट्यूशन नहीं, स्कूल तक जाना। फिर वो जब आप इतनी बारीकियों से सारी जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो सच मेरे पास समय का अभाव रहता था कि मैं कभी अपने लिए नहीं जुड़ पाई और अपने लिए ज्यादा नहीं कर पाई। टीवी जैसे कभी हस्बैंड ने खोल लिया या किसी ने खोल लिया और वो देख लिया कि स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी इतना अच्छा बोल रहे हैं, तो एक अंदर से ना इतना जैसे वियोग वाली स्थिति होती थी। मैंने कहा ये इतना अच्छा बोलते हैं, मन करता है कि मैं वहीं चली जाऊं। और तो हस्बैंड बोलते थे हाँ तुम्हारा तो इतना ही मन करता है, तुम्हारा कोई काम दुनिया में ऐसा है कि जो तुम्हें अच्छा ना लगता हो और तुम करना ना चाहती हो, कि हर काम के बारे में तुम्हारे यही व्यूज होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये अच्छा लगता है। तो ये मेरे साथ है कि मुझे, लेकिन एक जो बहुत अंदर से जुड़ाव महसूस होना कि स्वामी जी जो बोलते हैं कितना मतलब वो रियल रियल बोलते हैं इतना कि मैं यदि हम इसमें देखें जीवनचर्या में और अपने समाज में, तो ऐसा है ही नहीं जैसा स्वामी जी बोलते हैं। बिल्कुल जो रियल होता है, जो बिल्कुल जिसे आम आदमी बोलने की हिम्मत भी नहीं करता, वो बोलते हैं और उसी पे वो काम करते हैं। तो वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती थी और करती हैं, अभी भी करती हैं। और मैं जो भी कर रही हूँ आज उन्हीं को गुरु मान के और उन्हीं को बिल्कुल अपना समझ करके कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ये मानती हूँ कि मैं गुरु की शरण में चली गई और उन सब लोगों के संपर्क में आ गई जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं और जो जो वैसा ही जीवन फॉलो कर रहे हैं। मैं सब उन लोगों के साथ हूँ, ये मान के मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानती हूँ और बिना मतलब खुश रहती हूँ दिन भर इसी बात से कि मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ और उनसे जितने सब लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ बहुत भी बढ़िया, जुड़ी हूँ। बहुत ये मेरा जी एक बहुत बड़ा खुश रहने का बहुत बड़ा कारण है। जी अब आप ये बताइए, जब जी महिलाएं इतना सब काम कर रही हैं और ये सारी अरे परिस्थितियां सबके लिए हैं, तो अब आप महिलाओं के लिए, उनके लिए क्या कहोगी कि वो अपने लिए कैसे समय निकाले और ऐसी मुसीबत से बचें? जी हो। जी मैं सुबह अब जो है ठीक बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, 3:45 मैं उठती हूँ और उठ करके नहा करके अपना जो दैनिक क्रिया होती है वो पूरा करके क्लास लगाती हूँ महिलाओं के बीच में जाके, और सब महिलाएं क्लास करती हैं, योग करते हैं हम, और उसके बाद मैं फिर यहाँ आके जुड़ती हूँ। और ये मैंने संकल्प ले लिया है कि घर में चाहे कितना भी, अब मेरे पास घर में इतना समय नहीं है क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने काम करने लगे, बहुएं आ गई हैं, और अब मेरे घर में मैं और मेरे पति रहते हैं यहाँ, और इसलिए अब काम भी बट गया है। हालांकि अब मैंने और बहुत काम बढ़ा लिए हैं, जैसे कि अभी मेरे घर में जब हम रहते हैं यहाँ तो गाय का जब था कि भाई गाय जरूर होनी चाहिए, लेकिन घर इस तरह से नहीं है अभी कि हम अपनी गाय रख लें, तो मैं गौशाला जाने लगी। हफ्ते में एक संकल्प लिया कि एक गांव को गोद लेंगे, और मैं हफ्ते में एक दिन समय निकाल के गौशाला जाती हूँ। एक गाय का मैंने संकल्प ले लिया है कि जब तक मेरी अपनी निजी गाय नहीं आएगी मैं एक गाय की जिम्मेदारी निभाऊंगी, उसका जो खर्च आएगा वो भी दूंगी। दूसरी महिलाओं को भी कहा, पहले मैं अकेली गई, फिर अब हम 2 बहनें और जुड़ बहुत गई, सुंदर। 3 बहनें जाते हैं ई रिक्शा में बैठ करके अपनी गौशाला में, और वहां जा करके देख के आते हैं।
और अब दूसरा ये है कि गाय पे मैं पढ़ती भी हूँ और सदन में भी मैं अक्सर बोलती रहती हूँ कि गाय से संबंधित, गाय के गोबर से संबंधित जितना मुझे सीखने को मिल जाए मैं उतना अधिक से अधिक सीखना चाहूँगी, और वो मिल भी रहा है मुझे। और दूसरा, मैंने पतंजलि में भी गई थी एक दिन पवन सर से, इनके कृषि परिसन अनुसंधान में भी, वहाँ मेरे सर ने वो जो DKD धरती का डॉक्टर किट है उसका मैं पूरा ट्रेनिंग लेके आई थी, पूरे दिन की ट्रेनिंग थी। जैसे आने वाले टाइम में मैंने ये भी संकल्प लिया है कि हमें एक ऐसा घर बनाना है कि जो कि अपने खेत में ही घर होगा, और वहाँ गाय भी होगी, देसी गाय भी होगी। और अब जैसे अभी शिव दर्शन आए थे, एक दिन एक भाई बोल रहे थे वो अपना कच्चा घर दिखाया था उन्होंने, अभी 1 हफ्ता पहले आए थे शायद वो। उसके बाद इसी कृषि प्रशिक्षण समूह पे डॉक्टर शिव दर्शन का लिंक भी पड़ा हुआ था, मैंने वो भी देखा 11 बजे 8 तारीख को। तो उन्होंने सब कुछ तो नहीं बताया, पूरा फॉर्मूला तो नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि यदि पूरा सीखना चाहते हो तो आप यहीं आइए रोहतक में, और वो 21,000 रुपये उनकी ट्रेनिंग है। तो मैंने ये कि हम अपने गाय के गोबर की ही ईंट बना करके अपना घर बनाएंगे, ये भी संकल्प लिया हुआ है। तो चल रहा है वो होमवर्क, कि जितना होमवर्क हो जाएगा उससे पहले तो वो सब काम आएगा। मैंने डायरी बना रखी है, सब चीज़ें मैं बहुत बारीकी से लिखती रहती हूँ। बल्कि मेरा एक कार्य है जो गाय हमारे पास में रहती हैं, डेयरी है, वो गाय का गोबर सारा नालों में बहता है, उसका कोई कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। और उतनी मेरी अभी शिक्षा नहीं हुई कि मैं जाकर के उन्हें सिखाऊं और ये कहूं कि भाई इस गाय के गोबर को तुम नालों में मत बहाओ। तो इस सब पे मेरा ये दिन भर यही दिमाग काम करता रहता है। सर ने भी मुझे कुछ अधिकारियों के फोन दिए थे कि जी आजकल कुछ सरकार भी गोबर खरीदने लगी है, लेकिन सरकारी अधिकारी, मैंने बात भी की उनसे तो कुछ रेस्पॉन्स आया नहीं वहाँ से, कोई खास रेस्पॉन्स नहीं आया। और हम बहनें अभी इतना नहीं कर पा रहे कि उस कुछ अच्छी व्यवस्था बना पाए जब वो गोबर हमारा यहाँ वेस्ट हो रहा है। जी ओम, नमन आपको। जी ओम। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा विवरण दिया और इससे एक मार्गदर्शन भी हमें जी, मिलता है। तो और मार्गदर्शन आप इसी लोगों से क्रम ही में ले रही हूँ क्योंकि और बहुत खुश रहती हूँ। सुबह ही मेरे को जैसे कहते हैं ना कि लत लग गई, जैसे कि शराब की लत लगी, मेरे को ये रोज क्लास ज्वाइन करने की आप लोगों की लत लग गई है कि मेरे को इंतजार रहता है। जैसे ही मैं अपनी योग कक्षा से आती हूँ और मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो 8 बजे तक ना मैं घर का कोई काम नहीं, उसके बाद मैं शुरू करती हूँ, और फटाफट बड़ा फटफट अपना घर का काम पूरा करके फिर हमारा कुछ और होता है बाहर जाने का, फिर मैं उसमें लग जाती हूँ, तो मुझे समय का पता नहीं चलता। बल्कि आज मेरा ना जो हमारे वैद्य जी हैं भाई भगवान दास जी, मेरे घर में समस्या हो रही है। मेरे पति देव को बुखार हुआ, वायरल बुखार, बहुत तेज बुखार हुआ, और खांसी इतनी ज्यादा है